Hi everyone, welcome back to my channel Become Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के रिवीजन से। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 206। ये चैप्टर मैं बता दूँ ये क्यों आया है, तो उसकी जिस्ट की अगर हम बात करें तो वो इसलिए आया है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अल्टीमेटली दे इन्वेस्ट इन द कंपनी, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सारी की सारी वर्किंग्स को देखते हैं, जो आपकी मैनेजमेंट हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, राइट। अब देयर आर चांसेस कि कुछ वो लोग फ्रॉड कर दे कंपनी में, या कुछ अपनी पावर्स का अब्यूज़ कर दे। तो जब भी कभी ऐसा कुछ सस्पेक्शन होता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, या फिर इस इंटेंशन के साथ हो रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू डू फ्रॉड ईदर विद द मेंबर्स और विद देयर क्रेडिटर्स और एनीवन, तो उस केस में वहाँ रोल आता है इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनमें ये पावर्स होती हैं कि वो क्या कर सकती है, वो जो है इस कंक्लूजन तक पहुंच सकती है कि कितना सही है जो कंपनी के ऊपर सस्पेक्शन वो है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 206। तो सेक्शन नंबर 206 जो बात करता है वो बात करता है to call for information, power to call for information, inspect books and conduct inquiries। तो जब भी कभी कुछ भी ऐसा इल्ज़ाम, या आप कह सकते हो कुछ भी ऐसा पता लगता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा मतलब इंटेंशन है कंपनी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले जो कंपनी की मदर बॉडी है दैट मीन्स द रजिस्ट्रार, वो पावर एक्सरसाइज करती है। ठीक है, सो सपोज जैसे कोई किड है, ठीक है, तो किड के लिए अगर कोई भी उसने कुछ भी गलत काम किया है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को बताया जाता है, फिर उसके पेरेंट्स इंस्पेक्शन करते हैं कि कितने हद तक ये बात ठीक है। उसी तरह से कंपनी के केस में होता है, कंपनी के लिए कभी भी कुछ इंस्पेक्शन या इंक्वायरी स्टार्ट होती है सो इट स्टार्ट्स विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रार है उसको पावर्स दी गई हैं कि वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार जो है कॉल करेगा फॉर द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स। सो स्टार्टिंग विद द सेक्शन where on scrutiny of any document filed by a company or any information received by him, या तो कंपनी ने खुद से स्क्रूटनी फाइल करी है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को खुद से पता लगी है, कंप्लेन मिली है एक तरह से कंपनी के अगेंस्ट में, मतलब जो रजिस्ट्रार है वो इस ओपिनियन का है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ है, या तो स्क्रूटनी के बेसिस पे मतलब कंपनी खुद कह रही है कि हमारे में चेकिंग करो, या फिर आरओसी को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है दैट ही नीड्स फर्दर डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चल रहा है, आई नीड मोर डॉक्यूमेंट्स। तो वो क्या करेगा, वो रिटन नोटिस देगा कंपनी को। आरओसी क्या करेगा, रिटन नोटिस देगा कंपनी को कि रिटन में आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन को फर्निश करो और एक्सप्लेनेशन फर्निश करो, और जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मंगवाएगा। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये हुआ कि या तो कंपनी ने खुद से स्क्रूटिनी के लिए बोला है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो आरओसी को खुद से मिली है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन होता है वो यही होता है कि कंपनी को चेकिंग करानी है, इंस्पेक्शन कराना है। ठीक है, अब वो इंस्पेक्शन ये भी हो सकता है कि कोई डाउट क्लियर करना हो, ये इंस्पेक्शन इसलिए भी हो सकता है कि वो बच जाए, अगर कुछ भी ऐसा सस्पेक्शन हो या कुछ ऐसा गलत हो रहा हो तो टाइम पे पकड़ पे आगे, ज़रूरी नहीं है कि गलत ही हो। बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रार को ये पावर दी जा रही है कि अगर उसको ऐसा कुछ लगता है तो वो इन्फॉर्मेशन मांग सकती है कंपनी से। ठीक है, सो इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन, तो वो क्या करेगा, वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और उसके लिए क्या करेगा, वो नोटिस देगा कि मुझे ये राइटिंग में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में रजिस्ट्रार ने रिटन नोटिस दे दिया किसको, कंपनी को। अब ये नोटिस किसके पास आएगा, कंपनी के पास में आएगा, और साथ में वो रीजनेबल टाइम भी लिख देंगे कि इतने टाइम के अंदर अंदर हमको ये डॉक्यूमेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन या ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब जब कंपनी के पास में ये नोटिस आ जाएगा तो वो ड्यूटी रहेगी कंपनी के और उसके ऑफिसर्स की कि वो क्या करें, वो इन्फॉर्मेशन और वो एक्सप्लेनेशन जो कि किसने मांगा है, उसकी मदर ने, उसके रजिस्ट्रार ने मांगा है, वो उसको दे, राइट। तो वो बेस्ट ऑफ द नॉलेज तक अपनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देंगे, एंड पावर एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और एक्सटेंडेड बाय द रजिस्ट्रार। तो जो भी अगर टाइम स्पेसिफाइड है वो, और अगर एक्सटेंशन कोई मिला रजिस्ट्रार की तरफ से तो वो, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी और उसके ऑफिसर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो मांगे रजिस्ट्रार को दे देगी। ठीक है, अब सपोज
कोई ऑफिसर पहले था पर अब नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो जो प्रोवाइजो है सबसेक्शन 2 का, वो ये बोलता है वेयर सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू एनी पास्ट पीरियड, किसी पुराने टाइम की है जब ये वाले ऑफिसर्स जो आज एग्जिस्टेंस में है वो नहीं थे, कोई और था उस टाइम पे। तो उस केस में क्या होगा? द ऑफिसर्स हु हैड बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी फॉर सच पीरियड, इफ so called upon by the registrar through a notice served on them in writing, shall also furnish such information or explanation to the best of their knowledge. Say for example, अभी आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23, अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, तो उस टाइम पे ज़रूरी थोड़ी है कि जो एम्प्लॉयज़ आज हैं कंपनी में उस टाइम पे भी हो। तो उस केस में रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को नोटिस लिख कर देना पड़ेगा रिटन में, तभी वो वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है? तो अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है तो उस केस में उनके पास में भी रिटन नोटिस जाना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, वो जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है? तो यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, रजिस्ट्रार ने इन्फॉर्मेशन मांगी और कंपनी ने उसको दी। अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब आपका सबसेक्शन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ है? जो रजिस्ट्रार हैं वो बाय अनदर रिटन नोटिस call on the company to produce for his inspection such further books or documents, books, papers, and explanation as he may require at such place and at such time as may be specified in the notice. If no information or explanation is furnished to the registrar within the time specified in subsection number 1, or if the registrar or an examination of documents furnished in the is of the opinion that the information is inadequate, and if the registrar is satisfied on a scrutiny of documents furnished that an unsatisfactory state of affairs exists in the company and the information or documents do not disclose a full and fair statement of the information required. अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास में आई थी, रजिस्ट्रार ने उसको देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे एक एडिशनल रिटन नोटिस की बात हो रही है। अब ये एडिशनल रिटन नोटिस रजिस्ट्रार कब दे सकता है कंपनी को? अगर या तो उसको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई, कंपनी को रजिस्ट्रार ने बोला था लेकिन कंपनी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो एक एडिशनल नोटिस देगा एज पर सबसेक्शन नंबर 3। उसके बाद में दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली, एक्सप्लेनेशन मिला, वो मिला तो पर वो इनएडिक्वेट था। उस केस में एक एडिशनल नोटिस जा सकता है रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार से कंपनी के पास में। ठीक है? थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि जब जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करे थे उसकी स्क्रूटिनी करी रजिस्ट्रार ने। स्क्रूटिनी मतलब होता है बारीकी से चेकिंग करना। तो जब उसने स्क्रूटिनी करी ना, तो वो इस बात से सेटिस्फाई हो गया कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं कंपनी में वो सेटिस्फाइंग नहीं है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, या फिर जो कंपनी की पोजीशन है दैट डज नॉट डिस्क्लोज अ फुल एंड फेयर पोजीशन। ठीक है? तो मतलब कि रजिस्ट्रार को ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुल एंड फेयर स्टेटमेंट नहीं है। तो उस केस में वो जो है वो एक एडिशनल नोटिस देगा। तो ये 3 सिनेरियो हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया थर्ड वाले केस में? सस्पेक्शन कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है। ठीक है? Now, provided that before any notice is served under this subsection, the registrar shall record his reasons in writing for issuing such notice. तो हर चीज़ जो है प्रॉपर रीजंस के साथ में होनी चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि अगर कोई भी एडिशनल नोटिस रजिस्ट्रार दे रहा है कंपनी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस, कि क्या रीज़न रहा है। क्या रीज़न नंबर 1 रहा था, या फिर रीज़न नंबर 2 रहा था, या रीज़न नंबर 3 रहा था। एंड अगर रीज़न नंबर 3 भी है तो किस किस वजह से ऐसा है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, फुल एंड फेयर स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है? तो वो जो है उसको सारे के सारे रीजंस जो है राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ है? उसके बाद में आपका सबसेक्शन नंबर 4 में क्या है? इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार। तो जो रजिस्ट्रार है वो कॉल कर सकता है कंपनी को टू फर्निश इन राइटिंग एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑन मैटर्स specified in the order within such time as he may specify therein, and carry out such inquiry as he deems fit after providing the company a reasonable opportunity of being heard. अब उसके बाद में क्या हुआ है? इंक्वायरी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये जो इंक्वायरी है ना, ये तब होगी अगर रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाइड है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है और जो फर्निश करी गई है, या फिर रिप्रेजेंटेशन उसको मिली है बाय द एनी पर्सन कि जो बिजनेस है वो फ्रॉडलेंट मैनर में हो रहा है, या फिर जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवियंसेस हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं।
तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकता है। लेकिन इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं कि इंक्वायरी से पहले एक तो कंपनी को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को कंपनी को बताना पड़ेगा कि आप लोग, आपके खिलाफ इतने इतने ये एलिगेशंस हैं। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, मतलब कंपनी की बात सुनी जाएगी और उसके बाद में भी अगर इसे रजिस्ट्रार को लग रहा है कि नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ है या इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हुए हैं, तो उस वजह से उनको जो है इंक्वायरी करानी पड़ेगी। तो फिर वो जो है इंक्वायरी करवाएगा रजिस्ट्रार, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है दैट द सर्कमस्टांसेस सो वारंट, तो वो भी डायरेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रार को या किसी भी इंस्पेक्टर को जो कि अपॉइंट होगा इस पर्पस के लिए कि इंक्वायरी करो। यहाँ पे एडिशनल रोल आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे सपोज हो सकता है कि रजिस्ट्रार ये चीज़ ना पकड़ पाए या रजिस्ट्रार को ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या अनलॉफुल पर्पस कुछ हो रहा है या कोई नॉन कंप्लायंस है, रजिस्ट्रार को ऐसा ना लगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहीं से पता लग गई या वो इस चीज़ के लिए सस्पिशियस है, तो वो भी कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी ये पावर्स है कि वो डायरेक्ट करेगा कि रजिस्ट्रार आपको जो है इंक्वायरी करानी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है खुद से, और वो भी क्या कर सकते हैं वहां पर इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है इंक्वायरी की, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में एक जो है फर्दर प्रोविजन है, दैट इज इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन और बीइंग कैरिड ऑन फॉर अ फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस, every officer of the company who is in default shall be punishable for fraud in the manner as per section number 447। तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा वो लायबल हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 447, ठीक है। उसके बाद में अब बात हो रही है इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक बात हो रही थी इंक्वायरी की, अब बात हो रही है इंस्पेक्शन की। तो ये भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स ही हैं। तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है, इफ सर्कमस्टांसेस सो वारंट, तो वो इंस्पेक्शन भी करवा सकती है बुक्स और पेपर्स का कंपनी के बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय इट फॉर द पर्पस, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, वो इंस्पेक्टर को पॉइंट करके जो है इंस्पेक्शन करा सकती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने पॉइंट नहीं लिखा है कि वो जो है रजिस्ट्रार को डायरेक्ट करेगी कि आप इंस्पेक्शन कराओ, नहीं। यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक इंस्पेक्टर को पॉइंट करेगी और इंस्पेक्शन करा लेगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऑथराइज भी कर सकती है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को इंस्पेक्शन करने के लिए, किसी भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू द इंस्पेक्शन। उसके बाद में आया नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। तो अगर कंपनी जो है वो फेल हो जाती है कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने से या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने से, तो जो भी कंपनी और उसके ऑफिसर हैं उनको जो है वो पनिशमेंट होगी विद अ फाइन, जो कि 1 लाख से एक्सटेंड होके कंटिन्यूस फेलियर के केस में जा सकती है 500 रुपीज फॉर ईच डे, फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट फेलियर कंटिन्यू, ठीक है। अब ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये फॉरेन कंपनी को भी लगते हैं। क्वेश्चन में आपको घुमा सकते हैं कि क्या ये वाले जो मतलब एबीसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, तो क्या ये मतलब उसको लगेंगे, तो यस, दीज प्रोविजंस अप्लाई टू फॉरेन कंपनी ऑल्सो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे आपकी बुक में ही एक बहुत अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है जिससे आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो रिवाइज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सी इसको समराइज भी कर रखा है इन्होंने। सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, कंपनी जो है, सॉरी, रजिस्ट्रार जो है उसके पास में ये पावर्स होंगी कि वो कंपनी से इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। तो वो कब मंगवाएगा, या तो स्क्रूटनी पे, या फिर कंपनी ने मतलब स्क्रूटनी फाइल करी, या फिर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इस ओपिनियन का है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो एक रिटन नोटिस देगा कि आप इन्फॉर्मेशन दो, एक्सप्लेनेशन दो, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। उसके बाद में हमारा जो सबसेक्शन नंबर 3 था, सबसेक्शन नंबर 2 तो यही था कि कंपनी जो है वो ला करके इनको दे देगी डॉक्यूमेंट्स आरओसी को, ठीक है, अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज तक। फिर उसके बाद में जो सबसेक्शन नंबर 3 है वो क्या है, सबसेक्शन नंबर 3 है कि अगर या तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, या मिली है वो इनएडिक्वेट है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स है, या फिर कोई ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है रजिस्ट्रार को कि नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एक एडिशनल नोटिस देगा रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू यू नो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो भी उसको चाहिए।
अच्छा, एक चीज़ और थी कि अगर पास्ट पीरियड वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो उनके लिए स्पेसिफिकली रिटन नोटिस लिख कर देगा। जब तक कि रिटन नोटिस लिख कर नहीं देगा, तब तक पास्ट पीरियड वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में फोर्थ वाला जो पॉइंट था, फोर्थ वाला सबसेक्शन, दैट टॉक्स अबाउट इंक्वायरी। तो या तो इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे, या कोई रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे, या फिर ग्रीवांसेस की बेसिस पे कंपनी को ऐसा रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि जो है कंपनी इन्वॉल्व है, जो बिजनेस है दैट इज फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पस, अनलॉफुल पर्पस, या फिर नॉट इन कंप्लायंस, तो वो क्या कर सकता है, वो फर्निश कर सकता है, वो कॉल कर सकता है कि कंपनी को, कि मतलब फर्निश करो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, और वो जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा और उनके बातों को सुनेगा भी। उसके बाद में वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑर्डर दे सकता है इंक्वायरी का। ठीक है, कि भाई इंक्वायरी यहाँ पर हमें कॉल आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बातें आई थी, कुछ एडिशनल पॉइंट्स, की सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, या तो इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, या फिर रजिस्ट्रार को वो कॉल कर सकती है, रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर सकती है कि आप जो है यहाँ पर क्या करवाओ, इंक्वायरी करवाओ, इंस्पेक्शन नहीं इंक्वायरी करवाओ। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी ये पावर्स होती हैं। उसके बाद में है ऑर्डर्स पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑर्डर्स जो है वो अब यहाँ पर जो है ये ऑर्डर्स, दीज आर टॉकिंग अबाउट द इंस्पेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर्स भी होती हैं कि अगर उसको ऐसा लगता है, द सर्कमस्टांसेस सो वारंट, तो वो क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्शन के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है। अब इंस्पेक्शन के लिए वो आरओसी को डायरेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा क्या करेगा, इंस्पेक्टर को बुला के इंस्पेक्शन करवा देगा। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर से कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी ऑथराइज कर सकती है उस पर्टिकुलर इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें उसकी पेनल्टीज की, तो अगर कोई भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी होगा, अगर पता लगा है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है और ये प्रूफ हो गया है ये बात, तो फिर जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा वो लायबल हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 447। और अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो नहीं दी है, तो उस केस में कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा वो हो जाएगा लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000 प्लस एडिशनल ₹500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। ठीक है, और ये वाली जो जो भी प्रोविजंस हैं, दीज आर परफेक्टली एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी ऑल्सो। तो ये चीज हमारी जो थी वो लास्ट में इन्होंने दे रखी थी। हम्म, यहाँ पर। ठीक है, फॉरेन कंपनी ऑल्सो। आई होप कि ये वाला जो सेक्शन है आपको अच्छे से याद हो गया होगा अभी तक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन नंबर 207। अब 207 बात करता है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। अभी तक जो ऊपर हो रहा था वो सिर्फ डायरेक्शंस मिल रहे थे कि इंस्पेक्शन करवाओ, इंक्वायरी करवाओ। अब एक्चुअली जो है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का कंडक्ट हो रहा है। तो जो भी ड्यूटी रहती है डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय की, तो वो क्या ड्यूटी रहती है, ये बात करें हम सबसेक्शन नंबर 1 में। तो जहाँ पर भी रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर, अब रजिस्ट्रार भी कर सकता है इंस्पेक्शन और इंस्पेक्टर भी कर सकता है। तो वो जो भी कोई कर रहा है इंस्पेक्शन, वो क्या करेगा, कंपनी से मंगवाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स और पेपर्स जो भी उसको चाहिए होंगे, और ये ड्यूटी रहेगी, किस किस की ड्यूटी रहेगी, डायरेक्टर की, ऑफिसर की, और जो भी बाकी के एम्प्लॉयज हैं, पूरी की पूरी कंपनी के लोगों की यहाँ बात हो रही है एक तरह से। तो सारे के सारे डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की और अदर एम्प्लॉयज की ये ड्यूटी रहेगी कि वो क्या करें, वो कोऑपरेट करें इंस्पेक्टर्स के साथ में और रजिस्ट्रार्स के साथ में। मतलब कि जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो प्रोड्यूस करें, जो जो स्टेटमेंट्स मांगे वो फर्निश करें, जो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगी वो फर्निश करें। ये कीवर्ड्स हैं, ये प्लीज याद रख लो। प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स, furnish with statements or explanations in such form as may be required, and to render all the assistance in connection with such assistance, सच इंस्पेक्शन। ठीक है, तो जो भी हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प करें, प्रोड्यूस करें डॉक्यूमेंट्स, फर्निश करें स्टेटमेंट्स, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को। उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 2 एंड सबसेक्शन नंबर 3 बात करता है पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार या फिर जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है वो इंस्पेक्टर, उसके पास में क्या क्या पावर्स रहती हैं, तो उसके पास में ये पावर्स रहती हैं कि वो क्या कर सकता है, वो मेक कर सकता है या कॉज कर सकता है टू बी मेड कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स। जो इंस्पेक्शन कर रहा है ना कंपनी का, या इंक्वायरी कर रहा है ना कंपनी की, तो उसको जो है उसके पास में ये पावर है कि वो उसकी कॉपीज करवा सकता है। ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी पुट कर सकता है, प्लेस और कॉज टू बी प्लेस्ड एनी मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन सच बुक्स इन टोकन ऑफ द इंस्पेक्शन हैविंग बीन मेड। तो वो उस पर कॉपीज भी उसकी करवा सकता है, और वो क्या करवा सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी वहां पर लगा सकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि रजिस्ट्रार के पास में वो सारी की सारी, मतलब नॉट ऑल सारी की सारी, बट दैट आर रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, तो इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, तो वो जो भी पावर सिविल कोर्ट वाली होती है वो रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को भी मिली हुई है। जैसे कि वो क्या कर सकता है, वो समनिंग एंड इन्फोर्सिंग कर सकता है अटेंडेंस ऑफ पर्संस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, मतलब जिन लोगों को उसको बुलाना है उनको बुला सकता है, उनका उनसे बातचीत कर सकता है। उसके बाद में वो इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स, रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स की, या फिर वो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी करवा सकता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एट सच प्लेस एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्शन मेकिंग एट इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। तो ये पावर जो है सिविल कोर्ट वाली इनके पास में भी है कि ये क्या कर सकते हैं, ये डिस्कवरी और प्रोडक्शन करवा सकते हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन इन एग्जामिनेशन और नोट, और इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं बुक्स, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। उसके बाद में पेनल्टी की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे जो है पेनल्टी अलग है, ये वाला जो है ये बात हो रही है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी वाले की। वहां बात हो रही थी कि क्या क्या जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मंगवाया था, यहाँ पर बात हो रही है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी डायरेक्टर ने या ऑफिसर ने डिसोबे करा, बात नहीं मानी जब इंस्पेक्शन या इंक्वायरी चल रही थी इंस्पेक्टर की या रजिस्ट्रार की, तो डायरेक्टर और ऑफिसर जो होगा उसको जेल हो जाएगी, दैट में एक्सटेंड टू 1 ईयर, एंड उसके साथ में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही नहीं होगा, उसको जो है फाइन भी लग जाएगा ऑफ नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। तो क्यों नहीं मानी इन्होंने बात, तो इसकी भी इनको ये जो है पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद में अगर जो डायरेक्टर है और ऑफिसर है वो किसी भी ऑफेंस से कॉन्विक्टेड है इस सेक्शन में, तो फिर वो on and from the date on which he is so convicted be deemed to have vacated his office as such, on such vacation of office shall be disqualified from holding an office in the company। और ना कि सिर्फ इनके साथ में ये होगा, अगर उन्होंने कोई भी कन्विक्शन करा ऑफ एनी ऑफेंस, कन्विक्टेड ऑफेंस इस सेक्शन में, तो फिर मान लिया जाएगा कि जिस डेट से उन्होंने ऑफेंस किया उस डेट से उन्होंने जो है अपना ऑफिस वेकेट कर दिया, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इस वाले सेक्शन में ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी, इसमें ये था कि जो ड्यूटी रहेगी वो क्या रहेगी कि भैया आप कोऑपरेट करो, उसके बाद में वो कॉपीज और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं। फिर सिविल कोर्ट वाली 3 पावर्स हमको पता लग गई थी, बेसिकली 4 थी: समनिंग एंड इन्फोर्सिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ ओथ, प्रोडक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट, एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में पेनल्टी के बारे में था। तो ये 3-4 चीज़ें ही सेक्शन में है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 208 की, तो ये बात करता है रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड। तो जो अभी ऊपर वाले सेक्शन में 207 में इंस्पेक्शन हुआ था उसकी रिपोर्ट भी तो होगी। तो उसमें क्या है, तो जो भी रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर है जिसने भी इंस्पेक्शन करा है, वो जब इंस्पेक्शन कर लेगा या इंक्वायरी कर लेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो वो एक सबमिट करेगा रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर है वो रिकमेंड करेगा अपनी रिपोर्ट में दैट देयर इज द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और नॉट, और फिर वो जो सेट रिकमेंडेशन है उसके साथ में वो रीजंस भी देगा। अब सपोज हो सकता है कि वो लोग कंक्लूजन में पहुंच जाए उस इंक्वायरी इंस्पेक्शन से ही, लेकिन हो सकता है उनको वैसा लगे कि सिर्फ इंस्पेक्शन है, इंक्वायरी से बात नहीं बन रही है, ये केस तो बहुत ज़्यादा सीवियर लग रहा है, यहाँ पर हमको इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। तो फिर वो ये चीज़ रिपोर्ट में लिख करके देंगे कि यहाँ पर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके रीजंस भी लिख करके देंगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है, आफ्टर द इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्टर है वो सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद रिकमेंडेशंस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर गवर्नमेंट जो है उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है वो डिसीजन लेगी। इफ नथिंग सीरियस इज फाउंड तो गवर्नमेंट फाइल को क्लोज कर देगी, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ हमें और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो फिर वो आगे जो है उसके साथ में लगेगी। ठीक है, ना उसके बाद में इन्होंने एक पॉइंट दिया है, एक्चुअली दिस रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द रीजनल डायरेक्टर। इफ द पनिशमेंट इज लेस देन 2 years, रीजनल डायरेक्टर हिमसेल्फ कैन सैंक्शन लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। इन अदर केसेस ही शुड फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन। ये वाली जो नोटिफिकेशन थी, दिस वॉज एज पर दिस वॉज एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्टडी मटेरियल में दे रखा है कि अगर जो है वो 2 साल से कम की पनिशमेंट है, तो आरडी जो है वो खुद ही सेंक्शन कर लेगा उसके प्रोसिक्यूशन। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा है तो फिर वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगी। लेकिन आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगी।
इसको बस आप लोग एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रख लेना कि वैसे तो ये जो रिपोर्ट है आरडी को सबमिट करनी है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो आरडी तब कर सकता है अगर पनिशमेंट 2 साल से कम है, 2 साल से ज़्यादा है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगी, तभी वो प्रोसिक्यूशन जो है वो सैंक्शन होगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 209 है। 209 जो है सेक्शन, दैट इज अबाउट द सर्च एंड सीजर। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर अगर उसके पास में रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो बुक्स एंड पेपर्स हैं वो जो है रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी बुक्स और पेपर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, ऑल्टर, फॉल्सीफाई या सिक्रीट हो सकते हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा। अगर रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर, मतलब जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको चाहिए उसको, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो बुक्स और पेपर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, म्यूटिलेट हो सकते हैं, ऑल्टर हो सकते हैं, फॉल्सिफाई हो सकते हैं, सिक्रेट हो सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डैम एफएस, डैम एफएस, ठीक है। सो डीएमएफएस या डैम एफएस, तो उसको मैं शॉर्ट में यही बोलूंगी। तो अगर उसको ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकता है, स्पेशल कोर्ट को, अब यहाँ कौन आ गया, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट हैज कम इनटू द पिक्चर, स्पेशल कोर्ट की एंट्री यहाँ हो गई है, तो वो एप्लीकेशन देंगे उनको। अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, मे बाय ऑर्डर ऑथराइज इट टू वेंचर इनटू प्लेसेस और प्रीमाइसेस वेयर बुक्स एंड पेपर्स आर प्लेस्ड, टू सर्च द प्लेस एंड टू सीज द बुक्स एंड पेपर्स एज नेसेसरी आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू मेक कॉपीज। स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट के पास में जब ये एप्लीकेशन आएगी तो वो जो है वो सीज कर देगा, लेकिन उससे पहले वो जो है कंपनी को अलाउ कर देगा कि कंपनी उसकी कॉपीज जो है वो करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद में वो जो है जो भी सर्च और सीजर है दैट शुड बी एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जो कोड है आपको फॉलो करना होगा ना। रिटर्न ऑफ सीज्ड पेपर्स, अभी जो सीज है ये क्या परमानेंट हो सकता है, नहीं, ये जो सीजर है दैट कैन हैपन ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, तो सीज्ड पेपर्स जो है वो 180 डेज के अंदर अंदर कंपनी को वापस करने होंगे। रजिस्ट्रार जो है वो कॉपीज ले सकता है डॉक्यूमेंट्स की और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकता है फिर वापस करने से पहले, एंड ही कैन आस्क द पेपर्स अगैन इफ नीडेड, अगर उसको लगता है कि दोबारा चाहिए तो दोबारा ले सकता है, और वो उसकी जो कॉपीज है वो भी जो है वो लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन सर्कमस्टांसेस फॉर सीजर, अब जो ऊपर इन्होंने रिक्वेस्ट दी थी, एप्लीकेशन दी थी कि सीजर करवाना है, तो इसके लिए इन्होंने दिया है, वेयर अपॉन इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजीशन और अदरवाइज रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर हैज द रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट जो बुक्स एंड पेपर्स हैं ऑफ द कंपनी, अभी जो बुक्स एंड पेपर्स के ऊपर बात हो रही थी इसके लिए इन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो बुक्स और पेपर्स के ऊपर बात हो रही थी, बुक्स एंड पेपर्स किस किस के हो सकते हैं, नॉट ओनली ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो इट्स केएमपी, डायरेक्टर, ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इफ द कंपनी हैज नॉट अपॉइंटेड एनी कंपनी सेक्रेटरी। तो मतलब इन लोगों का भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या बुक्स एंड पेपर्स इट इज लाइकली टू बी डैम एफएस, तो वो क्या कर सकता है, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है, ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट फॉर द सीजर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर्स enter with such assistance as may be required and search the places where such books and papers are kept and seize such books and papers as he considers necessary after allowing the company to take copies or extracts or such books or papers at its cost। ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया, इसको मैं एकदम से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये पूरा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर इसका क्रक्स एक्चुअली यहाँ से यही सब सेक्शन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि अगर रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि बुक्स एंड पेपर्स किस किस के, कंपनी के, केएमपी के, डायरेक्टर के, ऑडिटर के या सीएस इन प्रैक्टिस के क्या हो सकते हैं, डीएमएफएस हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, म्यूटिलेट हो सकते हैं, ऑल्टर हो सकते हैं, फॉल्सिफाई हो सकते हैं या फिर सीक्रेट हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन दे देगा स्पेशल कोर्ट को। फिर स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट के पास में जब वो एप्लीकेशन आ जाएगी तो वो या तो उसको अप्रूव कर देगा या डिसअप्रूव कर देगा। अगर स्पेशल कोर्ट ने अप्रूव कर दिया तो ही वो फिर क्या करेंगे, तो ही वो उस उन बुक्स एंड पेपर्स को सर्च एंड सीज कर लेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है अभी उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइम पीरियड तक रखना है। एक चीज इन्होंने ये बोली है कि जो सीज बुक्स एंड पेपर्स है ना, उसमें जो है उसकी कॉपीज भी आप करवा सकते हो और उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी कर सकते हो। अच्छा, पीरियड के लिए इन्होंने क्या बोला है कि 180th डे के बाद में आप इसको सीज नहीं कर सकते, उसके बाद में आपको जो है वो वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको इन फ्यूचर फिर से जरूरत पड़ रही है बुक्स एंड पेपर्स की तो फिर आप जो है ले सकते हो। फर्दर पीरियड जो है वो भी अगेन 180 डेज का है, तो बुक्स एंड पेपर्स में कॉल्ड बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग इफ दे आर नीडिंग इट अगेन।
तो अगेन इन्होंने ये बोला कि फर्दर पीरियड भी जो है वो यहाँ पर 180 डेज का होगा, और जो भी प्रोसीजर्स होंगे दैट विल बी ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये फॉलो होंगे जो भी प्रोविजंस होंगे इस कोड के। और इन्होंने यहाँ पे अगेन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वाली बात दोबारा से दे दी। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में 209 में सिर्फ इतना ही था। अब यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ग्रुप है क्रेडिटर्स का मैक ट्रेडिंग लिमिटेड, उन्होंने कंप्लेन करी है रजिस्ट्रार को जो कि हैदराबाद में है, एलिजिंग कि जो मैनेजमेंट है वो इंडल्ज्ड है किसी डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। अब जो कंप्लेनेंट्स है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है रजिस्ट्रार को कि भैया स्टेप्स लो आप, क्योंकि ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये लोग डिस्ट्रक्ट या फॉल्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो जो कंप्लेनेंट है उन्होंने रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करी है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार क्या करेगा, यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो एंटर करेगा और सर्च करेगा प्लेस और सीज करेगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेशल कोड का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शन नंबर 209 से किसकी एंट्री हो गई, स्पेशल कोड की। अब हम लोग सेक्शन नंबर 210 से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ओके।